सबको नमस्कार, हमारे दर्शकों को भी, हमारे अतिथियों को भी। आज 2023 में मैं नए कैलेंडर वर्ष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात आज फिर पुनः हम लोग शिक्षा नीति पे, शिक्षा पद्धति कैसी हो उस पे बात करेंगे। शिक्षा का सफ़र हमारा बहुत पुराना रहा, वैदिक काल से लेके कई आधुनिक काल में कई सारी शिक्षा नीतियाँ बनी, लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो हमारा था कि वो क्या निकल के आना चाहिए, कि जितना लाभ इन शिक्षा नीतियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज शिक्षा से संबंधित सभी विशेषज्ञ हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और एक बात बताती हूँ कि हम लोग बिल्कुल वैदिक पद्धति के बाद आधुनिक काल में मैकाले के शिक्षा पद्धति पे आए, उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ, फिर भी उस पद्धति को हम फॉलो करते रहे। लेकिन 1986 में भी नई पद्धति आई, अभी भी एक नई शिक्षा नीति आई है, उस पर हम सभी को काम करना है। लेकिन नतीजा क्या? आज तक नतीजा हमारे सामने नहीं है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे, इतने सारे बदलाव, इतनी सारी नीतियों का आउटकम क्या निकला, नतीजे क्या आए कि हम जो अपेक्षित हमारा हमारी मंजिल है शिक्षा के तौर पे, वहाँ हम पहुँच सके। मैं सभी को आग्रह करती हूँ कि आप परिचय स्वयं देंगे तो आप बेहतर देंगे। सर आप। मैं अजय कुमार सिंह, ग्राफिक और एनिमेशंस के फील्ड में 26 सालों से बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जिसका मैं 26 सालों से संचालन कर रहा हूँ। हमारे अगले अतिथि हैं प्रोफेसर जयराम सर जी। कृपया सर आप अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जयराम झा। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में हूँ। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक शिलापथार कॉलेज है जो असम में अवस्थित है, और वर्तमान में मैं इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली और यूजीसी दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद सर जी। अब हम अपने डॉक्टर प्रोफेसर विजय जी को बोलूँगी कि आप स्वयं को दर्शकों से रूबरू कराएं। मैं डॉक्टर विजय कुमार, विभागाध्यक्ष गणित विभाग कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना में कार्यरत हूँ। साथ ही साथ बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी जो 1958 में स्थापित किया गया था, उसका मैं कन्वेनर कम एग्जीक्यूटिव ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूँ। सभी अतिथियों का स्वागत भी है और अपना परिचय देने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारे स्टूडियो के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्चतम स्थान प्राप्त है, उनको मैं कहूँगी कि विषय प्रवेश भी करें कि आज की शिक्षा नीति कैसी हो और नई शिक्षा नीति का क्या परिणाम हम अपेक्षा रखते हैं। और इससे इस बात को आप प्रारंभ करें तो मुझे लगता है सबसे बेहतर होगा। जयराम सर जी। ज्ञान सागर टाइम्स के सभी टीम को धन्यवाद करते हुए आज पुनः 2023 में हम लोग फिर से शिक्षा नीति पुरानी नई दोनों के परिप्रेक्ष्य में 2-4 शब्द मैं अपनी ओर से रखना चाहता हूं और अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूं। शिक्षा का महत्व जितना पहले था उससे कहीं ज़्यादा आज है। इसलिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा इसमें शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। यदि हम आज के परिवेश में नई शिक्षा नीति को देखें जो 2020 में लाया गया, 1986 के बाद जो दूसरा आया है शिक्षा नीति में एक परिवर्तन की नीति बनाई गई, वो है 2020। लेकिन उसमें जितनी बातें लिखी गई, सभी बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा दिया जाए, सर्वांगीण विकास का एक रूपरेखा होनी चाहिए और उसमें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ये उसका मूल तथ्य है। उसका यदि सारांश हम लोग समझें, लेकिन उसमें बड़े बड़े योग्य एकेडमिस्ट
और सभी ज्ञानी लोग इसमें अपना अपना मंतव्य तो देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जब सवाल आता है तो वहाँ सभी लोग धीरे धीरे शिथिल पड़ जाते हैं। यदि हम 2020 के शिक्षा नीति को देखें तो उसमें वही बातें लिखी हुई है जो आज से प्राचीन काल में था। उस समय भी हम लोग चाहते थे कि शिक्षा नीति का आमूल चूल परिवर्तन हो, जिससे कि कोई भी बच्चा, परिवार या राष्ट्र का कोई भी ऐसा व्यक्ति न रह जाए जिसको कि शिक्षा से वंचित रहना पड़े। लेकिन 2020 में इसका बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ शिक्षा नीति बनी, लेकिन थोड़ा सा कोरोना काल के वजह से ये धूमिल पड़ गया। लेकिन उसके ठीक तत्पश्चात 21 में जब आया तो कुछ इसमें नई आयाम को जोड़ दिया उन्होंने, और वो नया आयाम क्या है? 5+3+3, ये एक फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति थी 10+2 के आधार पर चलता था, आज वो आ गया 5+3+3। तो इसका सीधा मीनिंग है कि एक नया जो है एनरोलमेंट का नियम लिया गया, यानी बच्चों का शिक्षा जो शुरुआत होगा वो तीसरे वर्ष से होगा। अब वो तीसरे वर्ष में क्या होता है कि बच्चा एंट्री लेता है, एनरोलमेंट होता है, लेकिन वहां उसके गुण और दोष, उसका वैभव विकास किस चीज पर निर्भर करे, वो चला जाता है सीधा सीधी दो पक्ष पर। एक आता है गार्जियन और दूसरा आते हैं शिक्षक, और तब तीसरा चला आता है उसमें स्कूल यानी संस्थान। इसमें कुछ चीजें ऐसी आई जो एक दूसरे को व्यवसाय से जोड़ता चला गया, और हमारा शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो जहां था वहीं रह गया, बल्कि धीरे 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 ह्रास होने लगा। मुझे ऐसा कई स्कूलों में जाने का मौका मिला, और मैं जब वहां गया, सिर्फ अपने बिहार में नहीं अन्य प्रदेशों में भी मुझे जाने का मौका मिला, और वहां भी लगभग मुझे इसी चीज का सामना करना पड़ा, चूंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आखिर गुणवत्ता कैसे करें? ब्लैक बोर्ड नहीं है, टीचर पढ़ाएंगे कैसे? शिक्षक योग्य है नहीं है इस पर थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन शिक्षक की भी गुणवत्ता का टेस्ट करना बड़ा जरूरी है। इसलिए कि ये 2021 का जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये प्रमुख सवाल है। उसके पश्चात आया कि नहीं, हर एक स्कूल में स्टार्टिंग पॉइंट में ही इसको चेक किया जाए, लेकिन आज तक कहां तक क्या चेक हुआ इसका जो है ना ही कोई सर्वे हुआ आज तक, और ना ही उस सर्वे के रिपोर्ट को आज तक किसी सरकार ने लोगों तक दिखाया। इसमें मीडिया वाले का रोल क्या है? वो कभी कभी तो किसी स्कूल की अच्छाई बुराई दिखाते हैं, लेकिन जो उसका हिडन एजेंडा है, यानी सरकार जहां एक्सपोज हो सकती है, जहां सरकार की अपनी नियम नीति और इम्प्लीमेंटेशन है, वहां वो उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए 2020-21 का जो शिक्षा नीति रही, सर्वांगीण विकास को बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन वही 5+3+3 का जो बनाया, 5+3+3+4, ये जो है इसमें आया। और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर और भी हमारे मित्र हैं वो बोले, फिर सेकंड राउंड में मैं इस पे 2-4 शब्द और रखूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद जयराम सर जी, आपकी बातें, और आपने सारी बातों के साथ में मीडिया की भी बातें लाई। शिक्षा में मीडिया का हस्तक्षेप, वहाँ पे कई बार मैं देखती हूँ कि हर चैनल, बहुत सारे चैनल हैं, पहला कुछ नहीं कि दूरदर्शन है वही बात दिखाएगा जो दिखाना, उनकी भूमिका बहुत सकारात्मक, नकारात्मक, प्रमोटिव, इट्स नॉट अ एजुकेशन, वो कुछ और ही होता है। मीडिया का जो एक स्थान था चौथे स्तंभ की, वो तो अभी नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है वो भी एक आकलन, कुछ भी कह दें लोगों के बीच, वो नहीं होना चाहिए। हमारे अगले अतिथि हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, वो मल्टीमीडिया से हैं, एरिना से। एरिना जो हमारी बड़ी एजेंसी है विश्व प्रसिद्ध, उससे इनका जुड़ाव पिछले 25 सालों से है, और आज कुछ भी नहीं है अगर हम मल्टीमीडिया में नहीं हैं, सॉफ्ट में, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं है, तो हम कहीं हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है। तो हमारी अगली बात डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, वो शिक्षा पे अपना एरिना से जुड़े तथ्यों को बताएं और मुख्य शिक्षा नीति के बारे में भी कुछ प्रकाश डालें।
अजय जी। मैं बहुत आभारी हूँ, सर ने बहुत अच्छी बात शिक्षा नीति के बारे में बताई, लेकिन मैं इसमें कुछ एक अलग ही एक्सपेक्ट रखना चाहता हूँ। शिक्षा अगर जॉब ओरिएंटेड रहे तो फिर बहुत सारे बच्चे को बहुत सारी परेशानियाँ नहीं होंगी। आज बच्चे पढ़ करके रोड पर नौकरी के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, उसकी वो परेशानियों से हम बच सकते हैं। शिक्षा को शुरू से ही मुझे जॉब के साथ जोड़ना होगा। आज जो हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो डिजिटल एनिमेशन है, डिजिटल ग्राफिक है, डिजिटल से किस तरह से हम किसी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं। इस चीज़ों को अगर मैं बच्चों को शुरू से डाल दूँ और वो निकलने के बाद निश्चित है इस फील्ड में नौकरी उसे लगेगी। मोदी जी ने भी कहा है कि आज का डिजिटल वर्ल्ड है, और डिजिटल वर्ल्ड में उन्होंने लिखा दिया कि मैं इतना करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और इसमें बहुत सारे नौकरी की संभावनाएं हैं। तो मुझे शिक्षा नीति को उस तरह से बनानी होगी जहाँ से नौकरी मिले। मुझे शिक्षा नीति को इस तरह नहीं करना होगा कि लोग IE किए, BA किए और सरकारी नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं। आज लोगों की मेंटेलिटी क्या है, मुझे नौकरी मीन्स क्या, सरकारी नौकरी नहीं, नौकरी मतलब सरकारी नौकरी नहीं हुआ। ऐसे चीज़ें जो कि आप अपने देश को आगे बढ़ा सकिए। आज के दिनों में देखिए वर्ल्ड का सारा जितने भी मूवी है चाहे जो है वो इंडिया में बन रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ स्किल लेवल चीप है। वर्ल्ड की जितने भी वर्चुअल हुआ चाहे ये हुआ, सारी चीज़ें इंडिया आ रही है। तो मुझे ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ना होगा, ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहन देना होगा जिससे कि सब बच्चे अपने मुकाम पर पहुंच सके, अपने भविष्य को बना सके और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता सके। बहुत सही कहा आपने अजय जी। डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, ऑल इज डिजिटल। लेकिन कहीं कुछ छूट जाता है। डिजिटल तो हम हो जाते हैं, सब कुछ हमारे फिंगर पे आता है, लेकिन क्या हम लेखनी भूल जाएं, लिखना भूल जाएं, सोचना भूल जाएं, डिक्शनरी देखना भूल जाएं, हिसाब किताब पे, कैलकुलेटर पर डिपेंड कर जाए। कहीं ना कहीं एक मिडलाइन तो आना है ना, ये मुझे लगता है कहीं कमी रह जाती है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वक्ता के साथ। डॉक्टर विजय, वो हालांकि अंकगणित से है, मैथमेटिक्स की दुनिया अलग है। हम भाव से जीते हैं, वो अंकों से जीते हैं। अंकों का खेल हमारी शिक्षा नीति में क्या होगा वो हमें बताएंगे, और इसके लिए विजय जी आपका थैंक यू। आज ज्ञान सागर टाइम्स में आपने हमें बुलाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद के पात्र हैं। और जो सर ने डिजिटलाइजेशन पर बात की, नई शिक्षा नीति पर बात की, तो इस संदर्भ में थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सर्वप्रथम देश की आज़ादी के उपरांत 1968 में शिक्षा नीति आई थी, तत्पश्चात 1986 में इसे संशोधित किया गया और 1992 में नेक्स्ट संशोधन किया गया। उसके बाद 2005 में नेशनल करिकुलम फोरम NCF ने स्कूली शिक्षा को व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए शुरुआत किया, और इसी पर जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की गई। तत्पश्चात सुब्रमण्यम समिति जो 2015 में शिक्षा नीति के लिए गठित की गई, लेकिन तत्काल 2017 में के कस्तूरिरंगन के अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का गठन किया गया, और जिसका 2019 जुलाई में उसको उन्होंने सुपुर्द किया और 2020 में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, कैबिनेट से पास किया गया। काफ़ी सराहनीय एक विस्तृत प्रतिवेदन सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया गया, करीब करीब मोर देन 2 लाख लोगों से मंतव्य के उपरांत जो है ये नई शिक्षा नीति बनी है। और इसका मूल उद्देश्य कि वैश्विक स्तर पर हम शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात किया है। शिक्षा के माध्यम से न केवल अपने शैक्षणिक परिदृश्य को करना है, एक पौराणिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, ग्लोबलाइजेशन को आगे कैसे हम बढ़ें प्रतिस्पर्धात्मक, इसके लिए शुरुआत किया गया था। इन्होंने निश्चित रूप से सर ने बताया कि 5+3+3+4 सिस्टम और सेकेंडरी सिस्टम को चेंज किया गया है, और चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम। तो इसमें कई बातें उद्धृत है, सर ने इस पर परिचर्चाएं कर दी हैं।
कि प्री स्टेज 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्रिपरेटरी शिक्षा, 8 से 11 वर्ष के लिए, 11 से 14 के लिए मिडिल स्टेज का है, और सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 के लिए। अब इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं जो उसमें है, उसमें शिक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें बच्चों को क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग के साथ लर्निंग कैपेसिटी को कैसे बढ़े, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। न केवल आज की तिथि में जो हम टीचिंग करते थे, अब टीचिंग पॉलिसी ने अब लर्निंग कितने बच्चे कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन। तो लर्निंग कैपेसिटी को किस प्रकार बढ़ाया जाए, उस पर हमें गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। और नई शिक्षा नीति में जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना है, और उसके बाद मल्टी इंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। पहले 4 वर्षों के बाद इंजीनियरिंग कोर्स होते थे, 4 वर्षों के बाद अगर बीच में छोड़ देते थे तो उनकी डिग्री की मान्यता नहीं रहती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कोर्स किया तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स, द्वितीय वर्ष आपने पास किया तो डिप्लोमा कोर्स, और तृतीय वर्ष अगर आपने किया तो आपका डिग्री मिलेगा। तो इस प्रकार चौथे वर्ष में डिग्री के साथ में एक रिसर्च का भी आपको मिलेगा। इससे बच्चों में हुआ कि एक एजुकेशन सिस्टम में कि किसी भी समय अगर छोड़ते हैं तो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसका स्कोर जमा होगा, और उस स्कोर का उपयोग आप दूसरे शिक्षा में है। दूसरे महत्वपूर्ण पहलू है कि वोकेशनल, जो क्लास 6 से वोकेशनल शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात है। ये रोजगार परक शिक्षा, जो अजय सर ने कहा कि रोजगार परक शिक्षा अति आवश्यक है। अगर हम लोग आज जो परंपरागत शिक्षा है उस पर बच्चों की अट्रैक्शन घटती जा रही है, क्यों? इसके पीछे कि उसके रोजगार का अवसर उसको उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो अगर सिलेबस जो स्नातकोत्तर या स्नातक एमएससी में है, अगर वो वोकेशनल बेस्ड रोजगार परक शिक्षा का सिलेबस निर्माण किया जाए तो निश्चित रूप से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और उसमें तीसरी महत्वपूर्ण है कि प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल में एक कंपैरिजन, दोनों की होलिस्टिक रूप से विचार करने की जरूरत है कि किस प्रकार हम प्राइवेट स्कूल जहां बहुत तेजी से बढ़ रही है और निजी स्कूल जो है उसमें सरकारी स्कूल का जो पोटेंशियलिटी वो घटती जा रही है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा निश्चित रूप से कमी आ रही है। तो उसको ही प्रमोट करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से प्रमोट करें ताकि क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने में हमें अपेक्षित सहयोग करें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत विस्तार से पूरी शिक्षा नीति को जब हम स्वतंत्रता प्राप्त की तब से आज तक बहुत अच्छा वर्णन मुझे लगता है दर्शकों के लिए और हम सब के लिए भी फायदेमंद हुई। बहुत बड़ी बात आपने कही, इकोनॉमिक क्रेडिट ऑफ एजुकेशन। क्रेडिट जो मिल रहा है, जैसे बीच में अगर आप इंजीनियरिंग कुछ और करना चाहते हैं तो वो आपका ख़त्म हो जाता था, नहीं मेरा आधा में छूट गया। अगर हमने 1 साल 2 साल में छूट तो वो क्रेडिट हमारे बायोडाटा हमारे रिज्यूमे के अंदर आएगा, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल फ्लरिश कर रहे हैं और जो स्कूल विद्यालय हमारे पब्लिक चला रही सरकारी स्कूल का कोई महत्व नहीं, कोई वो सिर्फ क्या है, वो मिड डे मील के लिए है, साइकिल के लिए है, पोशाक के लिए। कुछ तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उसमें में एनरोल्ड रहते हैं कि ये सब मिलता रहेगा और प्रधानाध्यापक उनके प्रेजेंस को मेंटेन करते रहते हैं। तो फिर और अगर आप देखेंगे तो हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एजुकेशन के सिर्फ शिक्षा को चलाने के लिए, स्कूलों को चलाने के लिए सैलरीज के अंदर आता है। तो आखिर आउटकम क्या? आप चला रहे हो, मैं ही सरकार हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, वो क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा क्यों? आखिर वो इन्वेस्टमेंट, जनता का पैसा जो है, हम उस सफ़ेद हाथी की तरह हो गए, हम उसमें लगा भी रहे हैं और उसका कोई आउटकम नहीं है। उसमें भी पढ़ रहे हैं, किसी फिर कोचिंग की ज़रूरत है। प्राइवेट स्कूल में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, इतनी मशरूमिंग है कि छोटे छोटे जहाँ शिक्षा का जो हम नीतियाँ लाएँ उसके जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स है वो भी उन स्कूलों में नहीं होते हैं, लेकिन बहुत आराम से चल रहे हैं। नो कंट्रोल, नो मॉनिटरिंग, ये बड़ी बात है। फिर अगर हम सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है तो शिक्षा का आउटकम क्यों नहीं है? जो गैर सरकारी लोग स्कूल चला रहे हैं उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या आखिर आउटकम क्या दे रहे हैं? शिक्षा अल्टीमेटली आजीविका देती है। तो शिक्षा वालों को जो उनका तो आजीविका चल जा रहा है, जो उन जगह से जो बच्चे निकल रहे हैं उनकी आजीविका क्या होगी, इसका जवाब संभवतः किसी के पास नहीं है। और एक बड़ा सवाल है,
तो मैं जयराम सर जी को बोलूँगी कि थोड़ा इस पर प्रकाश डालें, तो मेरे दर्शकों को बहुत एक अच्छा एक मार्ग मिलेगा कि इन चीज़ों को कैसे परिवर्तन करें। ये जो हमारे दर्शक हैं, कल उन्हें ही देश चलाना है, समाज चलाना है, हम जाते हुए हैं, उन्हें आना है, तो हम इन नीतियों को कैसे परिवर्तित करें, क्या बदलाव की ज़रूरत है। मैं पुनः अपने विषय पर पहुंचता हूं और मेरा अपना अनुभव और मेरा अपना जो भी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का जो भी उद्देश्य है, अभी तक उसमें कहाँ तक सरकार इम्प्लीमेंट कर पाई और कहाँ तक उसको हम लोग ग्रास्प कर पाए, इसका तो कभी कोई आलोचना या विलोचना या किसी तरह का उस पर एक खास डिस्कशन नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज आज के परिवेश में जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स का जहां तक सवाल है, ये नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है। इसको 22 में भी लोगों ने चर्चा किया, बड़े बड़े एकेडमिशियन ने चर्चा किया, लेकिन ये डिजिटल शिक्षा और हमारी जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, ये दोनों में तालमेल बैठ नहीं रहा है। नतीजा ये होता है कि बच्चे किस तरफ जाएं और बच्चे को किस तरह से हम समझाएं या पढ़ाएं या उसको शिक्षा की तरफ आकर्षित करें कि वो उनके अंदर एक क्रिएटिविटी आए, एक नया इंप्रेशन आए। सिर्फ हर बच्चे के हाथ में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देके कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन, सेल फोन देके डिजिटल इंडिया की परिकल्पना तो की जा सकती है, लेकिन इसको सफल बनाना बड़ा ही कठिन कार्य होगा। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट मेरा यह है कि जो परिस्थिति है आज के डेट में, भारत एक गांव का देश है और उस गांव के देश में डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाना इट इज हार्ड नट टू क्रैक, माना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन कोई भी काम असंभव नहीं है। सुलभ, सुंदर और सुरक्षित शिक्षा देना नई शिक्षा 2022 का पहला उद्देश्य पर डिस्कशन हुआ, लेकिन आज फिर परिवेश है। इसके लिए प्रत्येक राज्य के सरकारों ने अपने अपने ढंग से बच्चों को आकर्षित करने के लिए कभी कोई लैपटॉप दे रहे हैं, कभी कोई कंप्यूटर दे रहे हैं, कभी कोई साइकिल दे रहे हैं, कभी मिड डे मील। तो खैर ये तो अटल जी का अपना देन है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मिड डे मील के बिना जो है बच्चे कैसे काम करेंगे, क्या खाएंगे, और यदि पेट भूखा रहेगा, पेट में यदि खाना नहीं रहेगा तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगा, उसके शरीर में ताकत नहीं होगा, चूंकि हेल्दी होना। इसलिए हेल्दी शिक्षा यदि रखना है हम लोगों को, तो पहले उसके आहार और पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये इस बात की चर्चा, इस बात पर जोर 2022 के नई शिक्षा नीति में आई है, लेकिन हमारा जो अपना इसमें विचारधारा फिर उभर के सामने आता है, स्कूल में, कॉलेज में, खास करके डिग्री लेवल तक है, हम लोग वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिग्रीज ओनली अमंग द स्टूडेंट्स। यदि यही रहा क्रम डिग्री के उत्पादन में, और हैंडीकैप्ड को यदि हम जन्म देते रहे, एक लाइन लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, आप किसी भी ग्रेजुएट को आज कहिए, कुछ को छोड़ के, मैं प्राइवेट या सरकारी बच्चों को कभी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उस चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ। वो किसी स्कूल में पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है। उसके लिए बहुत हद तक ये डिजिटल इंडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो लेटर लिखने के लिए तैयार नहीं है, एप्लीकेशन लिखने के लिए तैयार नहीं है, हर चीज़ मेल पे हो जाता है, हर चीज़ व्हाट्सएप पे होता है। यू आर लिखना है तो ओनली एक वर्ड यू लिख दिया, आर लिख दिया, इससे उसका काम चल जाता है। फिर गुणवत्ता को हम कैसे करें, मूल्यांकन करें तो कैसे करें? कहीं कोई 2-4 लाइन अच्छे से बोल लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी भाषा में हो, और किसी भी विषय को पढ़ना है अच्छे से,
तो भाषा की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। जो भाषा यदि उसका ठीक है, लैंग्वेज यदि ठीक है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो या किसी भी लैंग्वेज का हो, इसमें भाषा का ज्ञान होना यानी बेसिक ज्ञान होना बड़ा ही आवश्यक है। आप यदि 2022 के 22.1 को उठा के देखेंगे तो उसमें एक बड़े विद्वान आदमी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भाषा भी एक समस्या है, एक भाषा पे तो हम एकाग्रचित नहीं हो सकते। इसलिए मेरा मानना है कि एक दोनों के बीच एक ऐसा समन्वय प्रोग्राम बने जिसमें डिजिटल भी हो, मॉडर्न भी हो, एंशिएंट भी हो और हर तरह के स्कूल में शिक्षण की एक व्यवस्था हो। कम से कम 15 दिन पे एक सर्वे हो और नहीं तो 1 महीने पे जरूर कि इस स्कूल के बच्चे का गुणवत्ता क्या है और टीचर की भी गुणवत्ता क्या है। यदि इसको चेक करने में सरकार वास्तव में फ्री हैंड दे तो निश्चित पूर्वक हमारा जो ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है, इसको आगे बढ़ने से, इसको मजबूत होने से, इसको सुदृढ़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा नीति के बहुआयामी सिस्टम को और नीति को आगे बढ़ाने के पहले धन्यवाद करता हूँ। बड़ी बात जयराम सर जी, हार्ड नट टू क्रैक, दिस इज द रियल वर्ड जो हमें ढूंढना है। एक तरफ हम बोलते हैं डिजिटल है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारा देश गाँवों का है, कृषि और जो हमारी शैली है वो गाँव के अंदर है। आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात छोड़िए, कई जगह लाइट्स में नहीं पहुँचे हैं, तो कहाँ हम पूरे डिजिटल हो सकते हैं। तो न ये मिला न वो मिला, हम मध्य मार्ग में रुक गए। दूसरी बात कि डिग्री का उत्पादन कर रहे हैं गुणवत्ता का, ये बात सही। मजदूर भी हैं, अगर वो मजदूरी करते हैं, पेंटर वो ब्रश लेके चलता है, मजदूर एक कुदाल लेके चलता है, किसान अपनी इंस्ट्रूमेंट लेके चलता है, लेकिन हमारे बच्चे अब कभी भी एक कागज़ और पेन लेके, एक डायरी लेके चलते थे, वो नहीं चलते। उनके पास क्या है? मोबाइल। और ये सच है, वो इतने शॉर्ट वर्ड में लिख रहे हैं, गुड नाइट GN8, जिट इज़ गुड नाइट। हाउ वी कैन मॉनिटर, कैसे मॉनिटर करेंगे हमको? उनको वास्तव में नहीं लिखता आता भी नहीं है। तो ये बड़ा प्रश्न है, डिजिटल, ग्लोबलाइजेशन और गाँव का देश। हमारा भारत, हमारे लिए पॉपुलेशन, हम हमेशा बताते रहे कि पॉपुलेशन हमारे लिए एक लाइबिलिटीज़ है, हमारे लिए एक बोझ है। चाइना को अगर आप देखें ना, तो उन्होंने पॉपुलेशन को एक एसेट क्रिएट किया। तो हमारी ये पॉपुलेशन लाइबिलिटीज से एसेट में तब कन्वर्ट करेगी जब वो उनमें उत्पादकता आएगी किसी कार्य करने की। कोई छोटा बड़ा कामों का इतना डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट को लेके कहें, क्षेत्र को लेके कहें या भाषा को लेके कहें। हमारे भारत देश में है कि 10 कोस पे वाणी बदले, 10 कोस पे पानी बदले। जहाँ इतनी विषमताएं हैं वहाँ एक नैरो लाइन, एक कहाँ हम एक मध्य मार्ग में आ पाएंगे जिसमें हम सभी को एक साथ ले पाएंगे। हमारा आग्रह है अजय कुमार सिंह जी से कि इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली। एक तो डिजिटल और इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, दूसरा की क्रिएटिविटी। आज का ज़माना है वो क्रिएटिविटी का है, और क्रिएटिविटी जिसके पास, मेरा ये कहना है कि ठीक है, ज़्यादातर हमारे गांव में लोग बसते हैं। मैं गांव के लोगों को अगर कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई कराऊं, उन्हें समझाऊं, उन्हें दिखाऊं। आज देखिए कृषि के क्षेत्र में कुछ कुछ इलाके काफ़ी आगे निकल गए, तो वो काफ़ी अच्छा करेंगे। मुझे क्या ज़रूरत है उन्हें शिक्षा देने की? मैं उनकी क्या जो ज़रूरत है मैं उन्हें दूँ और उसके अनुसार मैं कार्य करूँ। सरकार अगर कोई भी नीति बनाती है, वो नीति बनाती है काफ़ी सोच विचार के। नीतियाँ खराब नहीं होती है, हम और आप खराब होते हैं जो उस नीति को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आज देखिए, आज आप कहते हैं कि शिक्षक अच्छे नहीं है स्कूल में, क्या जरूरत है मुझे अच्छे शिक्षक की? आप एक जगह से जहाँ से अच्छे शिक्षक मिलते हैं उनसे हर स्कूल को डिजिटलाइज करके पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको अच्छे शिक्षक से पढ़ाई मिलेगी।
सारे गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं जो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको उस क्षेत्र में ही बढ़ने दीजिए। क्या जरूरत है उनको BA और IE करा के? और क्रिएटिविटी, और ये कोई भी एक मजदूर है या कोई भी एक पेंटर है, उसकी जो क्रिएटिविटी है उसका सदुपयोग वो उसके खानदान बाई खानदान करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे हैं हमारे IE BA करने वालों से, क्योंकि उनके पास एक हुनर है और उस हुनर से वो कमा रहे हैं। जॉब ओरिएंटेड उनका ये हुआ, तो वो समय ठीक था। बरिसत की आज IE और BA करके नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है मुझे एक स्कूल में एक अच्छे टीचर की, बस जहाँ से है एक जगह से वहाँ से दीजिए, ऑनलाइन कराइए। आज देखिए जुडिशियरी में ऑनलाइन हो रहा है, आज देखिए मेडिकल में बाहर के डॉक्टर से लोग सजेशन ले रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपको ये फैसिलिटी है कि टॉप मोस्ट जो उस फील्ड के स्पेशलाइज है उससे आप सजेशन ले सकते हैं। तो अगर मैं इसका सही उपयोग करूं तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। और आज देखिए हमारे किसान सब गए इजराइल से बिना मिट्टी का बना कम पानियों से कैसे उपज किया जाता है, बहुत लोग वहाँ से सीख के आए और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आज देखिए कृषि के क्षेत्र में ही काफ़ी जैसे कि अब एग लेयरिंग का वर्क जो हो रहा है, तो वो सब सीख करके लोग आ रहे हैं, उसको कर रहे हैं, और काफ़ी जॉब ओरिएंटेड वर्क के तरफ हम लोग को सोचना होगा। और हमेशा कि सरकार हमको ये करके देगी, ये सोचने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सही कहा अजय जी ने। क्या ज़रूरत है सबको IE BA और MA करा देने की, अगर वो उसे आजीविका से नहीं जोड़ती है। अगर गांव में लोग हैं, उनकी आवश्यकता, एक मॉडल कोर्स हो जिसमें उनको लिखना पढ़ना सब कुछ समझना आता हो, लेकिन उनके शिक्षा का केंद्रीकरण उनके अपने रोजगार और अपने क्षेत्रीय आवश्यकताओं पे होनी चाहिए। मुझे एक बेयरफुट डॉक्टर्स का भी कॉन्सेप्ट था कि बाहर के डॉक्टर जो आप देखेंगे कि गांव-गांव में जो बेयरफुट डॉक्टर्स जो कि गांव में रह के मरीजों का इलाज कर सके, एक बड़ा कॉन्सेप्ट था और काफ़ी काम भी किया। दूसरी बात है कि क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी हम अपने क्षेत्र में, कृषि हमारे अब भी हम 70% कृषि पर निर्भर है। कृषि से संबंधित कितनी शिक्षाएं हम दे पा रहे हैं? चंद एग्रीकल्चर स्कूल हैं जो वही फिर ग्रेजुएट हमें compete करना है, नीट निकालना है, लेकिन जो किसान कर सकते बहुत कम है। इजराइल वाली बात जो आपने की बहुत सही है। अभी एक बड़ी समस्या आ रही है जिस पे हम आज तक नहीं ध्यान दे पा रहे, वो है हमारी डेथ ऑफ सॉइल। मृत्यु हो रही है हमारी मिट्टी की। 8 से 10 इंच जो हमारी धरती है, जहाँ इतने सारे हमने पेस्टिसाइड्स डाले कि वो मर चुकी, जैसा कि हरियाणा पंजाब का बहुत सामना हो रहा है। पानी की कमी है बिल्कुल। और हमारी रफ्तार अगर ऐसे ही रही तो हमारी मिट्टी भी मृत हो जाएगी। मिट्टी का मृत होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पूरे मानव समुदाय की मृत्यु हो जाएगी, और उस कगार पे हम बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। तो शिक्षा कोई आवश्यकता नहीं है कि हम आवश्यकता अनुसार एक ऐसा मॉडल डेवलप कर दे जिसे अपना काम आता हो। बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा पेंटर मजदूर है, और कितने भी इंजीनियर हम बना लें, क्या बिना राजमिस्त्री के, बिना मजदूर के क्या हम मकान खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो पारंपरिक तरीके से मजदूर मिस्त्री बन रहे हैं, लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं विदाउट एनी कुछ। उनको शायद लिखना पढ़ना ना आता हो, लेकिन मकान बनाने में वही राजमिस्त्री, वही मजदूर हमारे काम आते हैं जो कभी शिक्षा और स्कूलों का मुंह नहीं देखते। ये भी एक बड़ा प्रश्न है, और इसको कैसे हम अपने मॉडल के अंदर लेके जाएं जो उत्पादकता भी बढ़ाए, क्रिएटिविटी भी बढ़ाए और आजीविका भी बढ़ा दे कि लोग भूखे न मरे। ये अब मैं विजय जी से बोलूँगी कि कुछ इस पे प्रकाश डालें। अब सभी गेस्ट हमारे इतने अच्छे हैं कि सुनने को मन करता है, निरंतरता बनी रहे, मैं सुनती रहूँ, हमारे दर्शक भी सुनते रहें। आग्रह है आपसे, आप कुछ प्रकाश डालें। थैंक यू दीदी। आपने निश्चित रूप से जो कहा है कि एजुकेशन कैसे सुधार हो, और एजुकेशन के दिशा में केवल सरकार की कर्तव्य नहीं है, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिक्षा का ज्ञानवर्धन हो, बच्चों को विकास हो,
होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के ज्ञानवर्धन में हम अपेक्षित सहयोग करें, और सबकी नैतिक जिम्मेवारी भी है और समझनी भी चाहिए कि किस प्रकार हम आगे बढ़े, क्योंकि समग्र विकास के लिए शिक्षा सर्वप्रथम है। अगर देश की विकास करना है, समग्र विकास करनी है, तो शिक्षा को एक क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से डिजिटलाइजेशन ने शिक्षा में क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन किया है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय कोई मोबाइल, कोई टैबलेट, कुछ प्रकार की लैपटॉप नहीं थी, तो काफ़ी परेशानियां होती थी कि हम किस प्रकार से अगर किसी जानकारी उपलब्ध नहीं है तो नहीं लें। लेकिन आज की शिक्षा में मैं भी अभी सीखता हूं कि अगर किसी चीज़ की जानकारी मैथमेटिक्स में नहीं मिली तो मैं यूट्यूब से उसको खोल करके देख लेता हूं कि क्या उसमें बातें हैं, और निश्चित रूप से अब मिल जाती है। तो डिजिटाइजेशन ने देश में एक नई क्रांति लाई है। अब विशेष करके कोरोना तो जो प्रभाव आया, पूरे देश में एक नई शिक्षा, ग्लोबलाइजेशन में एक डिजिटलाइजेशन का प्रभाव विशेष रूप से हुई है। तो डिजिटलाइजेशन है, ये जरूरी है कि हम दोनों को विकास साथ में करें। और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में एक ही प्रॉब्लम हम लोग के सामने है, आउटकम बेस्ड प्लान नहीं होती है। अगर हम आउटकम बेस्ड प्लान बना लें, हर एक राज्य अपनी राज्य शिक्षा नीति बना ले, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, हर एक विविधताएं हैं। अगर हम देश में एक कानून बना दें और उसको इम्प्लीमेंट करें तो आपका इम्प्लीमेंटेशन सफल नहीं हो सकता है किसी परिस्थिति में। इसके लिए उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, उसका कल्चरल आइडेंटिटी को देखते हुए तभी शिक्षा नीति सफल हो सकती है। तो हर राज्य को अपनी नई शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता है। और आउटकम बेस्ड प्लान अगर राज्य इस बिंदु पर तय करती है तो निश्चित रूप से एक नई शिक्षा का विकास हो सकती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिजिटलाइजेशन ने जो शिक्षकों की कमी थी उसकी दूर कर दी है। हम आज बैठे बैठे पूरे विश्व के जो भी एजुकेशन सिस्टम है हम अध्ययन कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन ने परिवर्तन किया है, उस पर केवल इम्प्लीमेंटेशन करने की है कि कैसे इनोवेटिव स्तर से हम इसको कार्य करें। अभी हम लोग इस पर चर्चाएं भी कर रहे हैं कि इनोवेशन इन टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च कमिटी बनाने की जरूरत है पूरे प्रदेश में, हर एक जिला में। इस पर मैं प्रयास भी कर रहा हूं, हो सकता है इस पर हम आगे बढ़ जाएं। हर एक जिला में एक इनोवेटिव इन टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च कमिटी, ताकि उस पर एक आमूलचूल परिवर्तन हो। और हर एक जिलों में, हर एक प्रखंड स्तर पर, पंचायत लेवल पर हर एक जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ाने की जरूरत है, समाज सेवी को आगे बढ़ने की जरूरत है। महाविद्यालय के अगर शिक्षक हैं तो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। अच्छे बच्चे हैं तो वो नीचे के बच्चे को, तो माता पिता का कर्तव्य है और साथ साथ शिक्षक की दायित्व है और सरकार की, तीनों को दायित्व है कि हम आगे कल्चरल आइडेंटिटी को देखते हुए एक मातृभाषा का जो उपयोग नई शिक्षा नीति किया है कि अपनी मातृभाषा में बच्चों को ग्रैप्स करने में सुविधाएं होती है। लेकिन इंग्लिश जो आज भी बहुत माथे पर थोपी हुई रहती है, जो कि एक समस्या बन जाती है। तो नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से एक दिशा में परिवर्तन हो गए। मैं आप हाल में बताना चाहता हूं कि मैं इसे बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का एक एग्जीक्यूटिव ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं। अभी हाल में IIT पटना में मैंने एक कार्यक्रम किया था। क्लास 6 से 12 के बच्चे को एक ट्रेनिंग कैंप लगाया था। श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस पर एक प्रतियोगिता परीक्षा पूरे बिहार में आयोजित किया और उसमें 1,44,000 बच्चे ने 15 दिन इनरोलमेंट लिया। एक ऐतिहासिक कदम था। और सभी बच्चों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हाल में ही हम लोग एग्जामिनेशंस लिए और उन सभी बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी ट्रेनिंग किया गया। बच्चों में इतना उत्साह हुआ कि मैं IIT में जाकर क्लास, IIT के प्रोफेसर से क्लास लिया, सीखा। और सीखने का तो बच्चों को इनकरेज की जरूरत है, सोसाइटी को इनकरेज करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से एक सामाजिक परिवर्तन आएगी और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सही और अच्छी बात आपने कही विजय जी। हम कहीं ना कहीं गुमराह हैं अगर सच कहें तो। इतनी शिक्षा नीतियाँ, इतने सारे पॉलिसीज़ बने। एक तो मैं ज़रूर कहूँगी कि जब भी नीतियाँ बनती हैं तो नीचे स्तर से कोई भी कभी उनका आकलन
सभी ऊपरी तरफ से आते हैं और ज़मीन पे उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आता है, तो ये बड़ा गैप रहता है एक पहला बनाते वक्त। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन में नीचे क्या हो रहा है, उसकी क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसका बैकअप कभी भी ऊपर की ओर नहीं जाता है ताकि उसको शामिल किया जा सके हमारी अगली शिक्षा नीति में। ऐसा लगता है जैसे शिक्षा नीतियाँ इसलिए बन रही है कि सरकारें बदली, सरकार की सोच बदली, शिक्षा नीति बदल गई। ठीक है, ये एक मुझे लगता है, आप लोग बेहतर समझेंगे। तीसरी बात कि डिजिटल एंड मैनुअल, हमेशा हर जगह डिजिटल की बात नहीं, हम ये नहीं कह सकते मामला हमारे देश का है, मामला वैश्विक है। डिजिटलाइजेशन है, भाषा है, ये बड़ा संग्राम कह सकते हैं, आंतरिक और बाहरी। बहुत सोच समझ के इसमें हमें कदम बढ़ाना होगा कि जहाँ जिसकी हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद इन्हें नहीं करना है, हमें करने के बाद कुछ तो वो नहीं दे उनको, वो अवसर किसी और को मिले जो आवश्यक नीड बेस्ड एजुकेशन विच कैन कन्वर्ट इनटू एम्प्लॉयमेंट फॉर देयर लाइवलीहुड। ये बेसिक कनेक्शन है। हम पढ़ रहे हैं इसलिए, ज्ञान इसलिए प्राप्त कर रहे हैं कि अपने जीवन का निर्वाह कर सके, समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके, और ये किसी ब्लेम गेम नहीं हो कि उसने क्या किया उसने किया। जब तक हम सामूहिक जिम्मेदारी लेके आगे नहीं बनेंगे, सरकार भी हम ही बनाते इसलिए हम ही सरकार है, प्रोफेसर भी हम ही बनाते इसलिए हम ही वो हैं, आम जनता वही है, तो फिर दोषी कौन है? कौन है इसका अपराधी जो आज इस जगह इस मोड़ पे बैठे हैं? अब मामला वहाँ आना चाहिए, अब पकड़ने की ज़रूरत है गलतियाँ कहाँ हो रही है, तभी हम एक मिडलाइन खींचेंगे, रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, सरने का सर्टिफिकेट का बोझ ना हो, हम आराम से कि नहीं हम मैट्रिक पास है, ये काम हम कर सकते हैं। एक बड़ी बात है, जब बड़े बड़े हम डिग्री प्राप्त कर लेते तो वापस मिट्टी में जाना उनके लिए बड़ी चुनौती होती है, बहुत लगता है उन्हें बहुत गिर रहे हैं, तब हम फिर मिट्टी में जा रहे हैं। बात ये ना हो, अल्टीमेटली हमें आजीविका पानी है अपनी शिक्षा से, आवश्यकता अनुसार, क्षेत्रीय हो वैश्विक हो, उसी के अनुसार मिले कि हम जी सकें, अपने लिए संसाधन जुटा सकें, एक बेहतर नागरिक हों, अपने अपने देश की और एक बहुत खूबसूरत दुनिया बना सके। कोरोना ने दस्तक दी, कोरोना बाहर से नहीं आई थी, उसे हमने बुलाया था, वो दस्तक दी, लेकिन अब भी लोगों को समझ नहीं है कि ये वैश्विक दस्तक कभी भी आएगी। संभलते रहें, संभालते रहें, समझते रहें, और इस दुनिया के पंच तत्वों के साथ हम अपने को जोड़ के चलेंगे तो एक नए समाज की स्थापना हम कर पाएंगे। पुनः आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप लोग आते रहते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा रक्त संचार बढ़ता है, हमारे दर्शक भी बहुत ही संतुष्ट होते हैं, उनके भी कई सारे सवाल आते हैं। अगले सवालों के साथ पुनः हम आप लोगों को बुलाएंगे ज्ञान सागर टाइम्स में। बहुत थैंक यू। धन्यवाद।